वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता है कि मैंने कल आपको कमिटमेंट किया था कि कल से हम जो एचएसएस सीईटी मेंस का जो सिलेबस हमें गिवन है उस सिलेबस में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक ऐड हुआ है, जो कि 5-6 मार्क्स जिसके आने की पूरी संभावना है कि 5-6 नंबर का वो पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि हमें यूपीएससी लेवल का तो पढ़ना नहीं है। और आप फ्रेंड्स साथ में ही जो एचएसएससी टीजीटी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने ईवीएस एंड रोड सेफ्टी देखी होगी किस लेवल की पूछी गई थी। तो उसी तरह का ईवीएस एंड रोड सेफ्टी आगे एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसी तरह का पूछा जाएगा जिस तरह का सिलेबस में गिवन है। किस तरह से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकलेंगे ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सिलेबस को नोट कर लीजिए, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर रखा होगा सिलेबस को। तो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपदा प्रबंधन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो क्या होती हैं। क्लाइमेटिक चेंज क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन किस तरह से प्रभावित करता है। मैन मेड डिजास्टर्स, जो मानव निर्मित डिजास्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर हैं उनको मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाए ताकि कम से कम हानि हो सके। इंट्रोडक्शनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी सारा जो टॉपिक्स हैं वो सब डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। आप सब लोगों ने इनको देख लिया होगा। तो अब मैं आगे चलती हूँ। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। डबल स्पीड में करके सुन लीजिएगा अगर आपको वीडियो धीरे लगती है तो। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिजास्टर्स होती क्या हैं। तो डिजास्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आपदा, ठीक है। डिजास्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। डिजास्टर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, आपदा। डिजास्टर्स, आपदा। आपदा क्या होती है फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले आप लोगों को पता होगा आपदा यानी जो कोई भी इस तरह की मतलब एक्टिविटी हो जो क्या करे, हानि पहुंचाए, मुसीबत बने, विघन डाले, वही क्या होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जो हमारा समाज है, हमारा पर्यावरण है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कौन डालता है, डिजास्टर डालता है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डिजास्टर्स हैं वो एनवायरनमेंट पे किस तरह का असर डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप लोग बता दोगे किस तरह का डालते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। किस किस पर डालते हैं, जीवन पर भी डालते हैं और संपत्ति पर भी डालते हैं। अब मान लो भूकंप आता है तो फ्रेंड्स वो क्या करता है, लोगों को जान माल की हानि दोनों होती है ना। जो जाने हैं वो भी जाती हैं और जो ऊपर से जो संपत्ति होती है हमारी उसका भी नुकसान होता है। तो आप लोगों को डिजास्टर्स का मीन्स अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, इसमें आगे क्या दिया गया है। आगे आप लोगों को दिया गया है कि जो डिजास्टर्स जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो आपको पता होना चाहिए जो डिजास्टर वर्ड है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच। जो फ्रेंच हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसका वर्ड है डिजास्टर। ओके, क्लियर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डिजास्टर है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, फ्रेंच का है, ग्रीक का है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिजास्टर हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर, DISASTER, जो डिजास्टर है 2 शब्दों के मेल से बना है, डिस प्लस आस्टर। फ्रेंड डिस का मतलब आप लोग कहीं पर भी समझ सकते हो। डिस का मतलब किस में जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट में जाता है, बैड, ईविल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको शो करता है। जैसे कि क्या आता है कि अगर हमारा कोई टेस्ट है वो हम उसमें पास हो जाते हैं तो क्या लिखा आता है, क्वालिफाइड लिखा आता है ना। लेकिन अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो क्या लिखा आता है, डिसक्वालीफाइड। यानी जो डिस शब्द है ये क्या दर्शाता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो डिजास्टर यानी डिस का मतलब क्या हो गया, एविल, कोई भी बुरा, बैड, ठीक है। आस्टर मतलब स्टार, यानी कोई भी बुरा सितारा, कोई भी बुरा स्टार, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, डिजास्टर कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कि भाई कहाँ से वो निर्मित होती हैं उसके तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक एंड मानव निर्मित, प्राकृतिक नेचुरल, मानव निर्मित मैन मेड, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, वे आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से जलवायु या संबंधित निकाय,
जल या पृथ्वी में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। यानी फ्रेंड्स समझिए कि जिनको घटित होने में मनुष्य का हाथ नहीं होता है, जो अपने आप घटित होती हैं, प्रकृति में अपने आप घटित होती हैं, जलवायु के परिवर्तन से, जल में परिवर्तन से, पृथ्वी के अंदर हलचल होती है जिससे कि भूकंप आते हैं, तो इस तरह से परिवर्तन से जो उत्पन्न होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो प्राकृतिक आपदाओं के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे सामने क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि भूकंप हो गया फ्रेंड्स, सुनामी हो गई, भूस्खलन, यानी भूस्खलन समझते हैं कि जो चट्टानें होती है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकने लग जाती है, ठीक है। महामारी, जैसे कि अभी कोविड पेंडेमिक आया था, वनों में आग जिसको दावानल बोलते हैं, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्रकृति में होने अपने आप हो रही हैं, ये मानव निर्मित आपदाएं नहीं हैं। और नाम से ही क्लियर है, मानव निर्मित, जो कि मानव की गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जो मानव जो एक्टिविटी करता है उनसे उत्पन्न होती है, उनको मानव निर्मित आपदाएं बोलते हैं। जैसे कि कहीं पर बम विस्फोट हो गया, प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदाएं हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हैं। कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे ना मैं आप लोगों को एक बात यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि जो कंटेंट है वो मैं मोस्टली कोशिश कर रही हूँ कि एनसीईआरटी से उठाया जाए, क्योंकि एचएसएससी फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी है ना उन्हीं को फॉलो करती है। तो ये यहाँ पर तो हैंड रिटन से, लेकिन आगे आपको एनसीईआरटी की बेस से मैं आगे आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं फ्रेंड्स, सिलेबस में गिवन तो नहीं है, एक भूकंप के बारे में पढ़ो, सुनामी के बारे में पढ़ो, लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर में आ जाते हैं भूकंप, सुनामी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, भाई भूकंप कब आता है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल आप लोग समझते हैं ना, जो स्थल है उसको क्या कह रहे हैं, हम स्थल मंडल कह रहे हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सबको मिला करके क्या बनता है, सब जो मिल जाते हैं तभी तो क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाती है ना, ठीक है। तो जो स्थल मंडल है वो क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। और ये जो स्थल मंडलीय प्लेट होती हैं ये हमेशा क्या करती रहती हैं फ्रेंड्स, गति करती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी गति से होता है क्या है, ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताए हैं, आगे देखिए। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो ये प्लेट थी इनकी जो गति हो रही है, जो स्थलमंडलीय प्लेट है, उनकी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं वे बल जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजर्निक फोर्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टर्म आई हैं। सबसे पहले हमें स्थलमंडलीय प्लेट हैं, उनकी गति के कारण क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या आया है कि जो पृथ्वी की जो पृथ्वी है उसके ऊपर दो फोर्स है वो काम करते हैं, कौन कौन से, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। नाम से क्लियर है, एक्सो का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, बाहर निकलना, ठीक है। तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको तो क्या कहते हैं, बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स। लेकिन जो अंदर उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, जो पृथ्वी की सतह के अंदर उत्पन्न होते हैं, अंतर्जनित बल कहलाते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि जो अंतर्जनित बल हैं वो क्या करते हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो अंतर्जनित बल हैं वो कभी धीरे हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी जो गतिविधियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्सोजेनिक फोर्स कौन सा होता है, एंडोजेनिक फोर्स कौन सा होता है, क्योंकि फ्रेंड जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन इसी तरह से निकल करके आएंगे, ठीक है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कौन सी, मैं बिल्कुल अब बहुत हायर क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आपको 6th-7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो तरह के बल उत्पन्न करती हैं, कौन कौन से बल उत्पन्न करती हैं, चार्ट के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल भी आ जाते हैं और पटल विरूपण बल भी आ जाते हैं। जो बहिर्जनित बल है फ्रेंड्स उनके कारण क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर क्या होगा, अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, है ना। जो भूमि कटाव वगैरह जो होता है वो बहिर्जनित बलों के कारण होता है। लेकिन अंतर्जनित बलों के कारण, आकस्मिक बल के कारण, अंतर्जनित में आकस्मिक बल के कारण क्या होते हैं, भूकंप आना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब किसके कारण होते हैं, अंतर्जनित बल के कारण। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि भूकंप कौन से
बल के कारण आता है अंतर्जनित बल के कारण। अब यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी पर जो समुद्री तरंगे उठती हैं उनके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। जो समुद्री तरंगे हैं उनके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, बहिर्जनित बल उत्तरदायी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ क्या करते हैं, अचानक बाहर आने लगते हैं। ज्वालामुखी इसी तरह का होता है ना, ये पृथ्वी की सतह होती है पर ये भूपर्पट्टी होती है, ये मेंटल इसको बोलते हैं परत को। तो इसमें से क्या करता है कि पृथ्वी की सतह से अचानक से क्या आने लगता है, जो पिघला हुआ पदार्थ है वो अचानक से बाहर आने लगता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जो स्थलमंडलीय प्लेट जो हमने शुरू में देखा था कि पृथ्वी पर स्थलमंडलीय प्लेट हैं, उनमें जो गति के कारण क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और इस कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की कौन सी प्लेटों के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, स्थलमंडलीय प्लेटों के कारण। कौन से बल के कारण, अंतर्जनित बलों के कारण। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है। जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, कंपन आरंभ होना शुरू होता है, उसको उद्गम केंद्र कहा जाता है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जो उद्गम केंद्र है उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अधिकेंद्र से, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट देखिए, आगे देखिए। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप के दौरान सर्वाधिक हानि किस भाग में होती है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। जितना अधिकेंद्र के निकट होगा वहाँ पर ही भूकंप की जो गति होगी वो ज़्यादा तेज होगी और वहाँ पर हानि सबसे ज़्यादा होगी। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होने लग जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप की हानि होती है वो कहाँ पर होती है, अधिकेंद्र में होती है। और जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हानि की तीव्रता कम होने लग जाएगी। नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। याद रखेंगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए आगे देखते हैं। पी तरंगे, कौन कौन सी, पी तरंगे, एस तरंगे एवं एल तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे हैं 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतना आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंगों का प्रकार नहीं है। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, एम तरंग। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में से क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। एस तरंगे, एल तरंगे ये होती है। पी तरंगे को अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग और एल तरंग को पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की जो भविष्यवाणी है वो संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सभी क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस लक्षण से हमें भूकंप की संभावना का पता लगता है, तो इनको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे गुजरात है, तो गुजरात के भुज शहर में जो भूकंप आया था वो कब आया था, ये डेट आपको याद रखनी है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में क्या आया था, भूकंप आया था। और उसके अंदर जो रिक्टर स्केल था, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी रिक्टर स्केल क्या होता है। तो रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है वो कितनी मापी गई थी, 6.9, जो कि अब तक का सबसे तीव्रता वाला मतलब भीषण भूकंप था। ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जान माल की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भूकंप का जो मापन है एक यंत्र से किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। उस यंत्र को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है वो किस स्केल पर मापी जाती है, रिक्टर स्केल पर। यदि यहाँ पर 2 बातें हैं, भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसको भूकंप लेखी कहते हैं, लेकिन जिसे तीव्रता मापी जाती है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। और मोस्टली रिक्टर स्केल का ही यूज किया जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है,
अथवा उसके प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जब भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.0 या उससे कम हो तो उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो जो स्केल है उसके अंदर अगर 2 से नीचे है भूकंप की तीव्रता तो वो कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, कभी कभी हमें झटके लगते हैं ना, और अगर 5 पॉइंट हो जाता है तो वस्तुओं के गिरने से हानि होती है। अगर 6 हो जाता है तो वो क्या करता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और अगर 7 हो जाए तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो चक्रवात होते हैं, अब आपसे पूछा जा सकता है चक्रवात है वो एक मानव निर्मित आपदा है या प्राकृतिक? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो चक्रवात है वो हमारी कैसी है, प्राकृतिक आवेश है। ये भी प्रकृति के कारण ही होता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। भारत के अंदर जो चक्रवात है वो जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आते हैं, पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पर मोस्टली वहाँ पर देखे जा सकते हैं। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को अन्य चक्रवात आया जिससे राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मची थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो भारत में जो चक्रवात है उड़ीसा के क्षेत्र में कब आया था, 1999 में आया था, 1999 में आया था, ये आपको याद रखना है। जिसकी गति जो थी 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। फ्रेंड्स, बहुत स्पीड से क्या चलती है, तूफान आ जाता है। ठीक है, साइक्लोन में चक्रवात के समय पे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवन, अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट चुकी थी। चक्रवात के कारण 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। चक्रवात के समय पर जो तरंगें उठ रही थी उससे धान की फसल भी नष्ट हो गई थी। ये बात कब की कर रहा है, 1999 की बात कर रहा है। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। ये जो चक्रवात है ये कब उत्पन्न हुआ था, पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ गया, गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो ये जो 2 क्षेत्र हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों स्थित ओडिशा के पूरे तट को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। 1.130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। पारादीप एवं कोणार्क के विस्तृत मैंग्रोव के जो जंगल हैं वो क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे। किसके कारण, चक्रवात के कारण। अब फ्रेंड्स, तरंगे क्या होती हैं, थोड़ा सा तरंगों के बारे में भी देख लीजिए। समुद्र तट पर गेंद से खेलते जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तरंगे। आपको डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा ना, एक बार जल ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, तो इसी को क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। जब ये तरंगे हल्की नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये तरंगे स्पीड से होने लगे तो अत्यधिक क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। जो आगे वो तरंगे किसका रूप धारण कर लेती हैं, सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। अगर जो जल है उसके नीचे भूकंप आ रहा है या फिर ज्वालामुखी फट रहा है तो उसके कारण जो जल है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सुनामी किसे कहा जाता है कि पृथ्वी में उठने वाली पृथ्वी बोल रही हूँ मैं, जल में उठने वाली तरंगे जो कितनी ऊंचाई तक जाती है, 15 मीटर की ऊंचाई से भी ज़्यादा जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी है 150 मीटर मापा गया है। सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। जो सुनामी में जो तरंगे उठती हैं, ये इनकी जो गति होती है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है।
2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी क्या होती है, 15 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाली जो तरंगे होती हैं उनको सुनामी कहते हैं। उनसे भी जान माल की काफ़ी हानि होती है। ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जो सबसे विशाल सुनामी है उसकी जो कितनी मानी गई थी, 150 मीटर मापा गया था उसको, 2004 में आई थी। जो इसकी स्पीड है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया था 2004 की सुनामी में। जो सुनामी शब्द है फ्रेंड्स, ये किसका, कौन सी भाषा का शब्द है? ये जो भाषाओं के जो शब्द आते हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जिसका आश्रय क्या होता है, पोताश्रय तरंगे, ठीक है। यानी जो पोतों को भी डुबा देती है, पोतों को भी नष्ट कर देती है, जो बड़ी बड़ी बोट होती हैं उनको भी नष्ट कर देती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो अब कुछ और जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों, अगर आपको पोताश्रय तरंगे भी दिया जाता है तो उसका मतलब भी क्या है, सुनामी तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था। अभी हमने पढ़ा था ना, भूकंप आया था, तो उसके कारण ही ये क्या हुआ था, सुनामी आई थी, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हुई। इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था, नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण नियमित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में जल, महासागरीय जल उसकी ओर बहने लगा और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल एशिया के समुद्री तटों चले जाने पर वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर, ज़्यादा पॉइंट ध्यान नहीं रखने हैं, लेकिन ये याद रखना है कि जो भारतीय जो प्लेट है वो बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, ठीक है। ये सुनामी हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु, जो भी मैंने आपको बताया था, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो भी डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके कारण 10,000 से भी अधिक लोगों की क्या हो गई थी फ्रेंड्स, मृत्यु हो गई थी। तो ये पूछ सकता है कि जो सुनामी आई थी उससे कौन कौन से जो राज्य हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो जो तटीय राज्य हैं, आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। जो हिंद महासागर है, यानी जो हमारा इंडिया है वो भी हिंद महासागर के मतलब हम हिंद महासागर के हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, लेकिन हिंद महासागर के पास ही पड़ता है ना हमारा। तो जो हिंद महासागर है उसके अंदर सुनामी कम आती है, जबकि प्रशांत महासागर में ज़्यादा आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस शायद ये वीडियो इतनी ही रहेगी कि बस आगे दो चार पॉइंट दिए हैं उनको भी देख लीजिए। जो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सुनामी आने का जो प्रथम संकेत है वो क्या होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तटीय क्षेत्र से जल में कमी आने लगे, विनाशकारी तरंगे उठने लगी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि सुनामी आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही एक मिनट रुकिए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया है, आपको ये कैसा लगा है? और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और बताती हूँ कि हम इनके क्वेश्चंस भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी ही क्वेश्चंस को भी ऐड करें। सबसे पहले तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आपको डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है। जहाँ पर भी जो बच्चे भी HSC CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास वीडियो को पहुँचा दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इतना मैं दावा करती हूँ कि जो क्वेश्चंस में, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से ज़रूर फंस जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।